स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे। मैंने आपको फिजिक्स के टॉपिक पढ़ा रहा था जहाँ पे हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। ये जो हमारा फिजिक्स का बैच चल रहा है ये स्पेशली है NTPC रेलवे के लिए और SSC के लिए, और तो स्टेट एग्जाम में जो फिजिक्स जहाँ हल्की फुल्की पूछी जाती है। ठीक है, अब आइए हम कहाँ पे थे। हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे पढ़ रहे थे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और जो विचलन की जो घटना होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब उसके हमने लॉस पढ़ा था, उसके मतलब नियम पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का नियम क्या होते हैं। वहाँ पे हमने दो नियम पढ़ा था, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु तथा और अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पढ़ा था आपतन कोण की जा, एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के बीच एक अनुपात होता है जिसे अपन नियतांक बोलते हैं, उसको अपवर्तनांक भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको अपवर्तनांक क्या होता है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा इसे डिनोट करते थे अपन इससे, और इसका होता था साइन I अपॉन साइन R। मतलब जो अपवर्तन कोण की, आपतन कोण की जा हो गई और अपवर्तन कोण की जा हो गई, इनके बीच में एक अनुपात होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब कभी कभी निरपेक्ष अपवर्तनांक से पूछा जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन किसी निर्वात से किसी माध्यम में होता है, ठीक है, तो किसी दो मीडियम चाहिए होता है, तो जब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, वो होता है कि अगर निर्वात से, वैक्यूम से किसी माध्यम में होता है, तो जो आपतन कोण की जा होती है और अपवर्तन कोण की जा होती है, मतलब आपतन कोण होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, उसकी जो साइन होता है, और जो क्या कहते हैं अपना रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, उस रिफ्रैक्टिव एंगल जो होता है, सॉरी रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है, परावर्तित कोण जो अपवर्तित कोण बोलते हैं, परावर्तित कोण बोलते हैं उसको, उसके बीच एक अनुपात होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं। मतलब अगर देखा जाए, अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो अगर कोई है वैक्यूम से मीडियम में हो रहा है, तो इसमें जो आपतन कोण हो गया का उसका रेशियो और अपवर्तन कोण का जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। देखो अपवर्तनांक को कैसे बताते हैं हम। देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से, मतलब रेयरन मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये R हो फॉर रेयरन मीडियम हो गया, ये फॉर हो गया डेंसर मीडियम। मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो इस प्रकार हम इसको जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई किरण हवा से पानी में जा रही है, तो ठीक है, अगर ये हवा से पानी, तो एयर से वाटर, ये हो गया क्या, हवा से पानी में जा रही है। ठीक है, अगर कोई किरण पानी से कांच में जाती है, ठीक है, अगर ये हो गया हमारा पानी से कांच में गई, तो इसे क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा। अब देखिए, कांच की अपेक्षा देखा जाए तो पानी क्या है, विरल माध्यम है। मतलब जो विरल माध्यम को कैसे डिफाइन करते हैं, जब अपवर्तनांक हम पढ़ते हैं तो माध्यम को एक दूसरे से रिलेट करके देखा जाता है। अगर देखो एयर है, वाटर देखा जाए, एयर के रिलेट किया जाए, वाटर एयर के लिए, तो वाटर की सापेक्ष अगर देखें अगर हम, तो जो एयर होता है वो क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, मतलब कि विरल माध्यम होता है। और वाटर क्या हो गया, वाटर को देखा जाए अगर हवा के मुकाबले, मतलब सापेक्ष देखा जाए, तो क्या डेंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मतलब एक दूसरे के सापेक्ष कंपैरिजन करके देखा जाता है कि मीडियम भेद बताया जा सकता है। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, प्रकाश का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इससे डिपेंड होता है कि कहाँ पे डिपेंड होता है। जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो ताप पर भी डिपेंड करता है। ताप बढ़ने पर जो अपवर्तनांक होता है उसका मान घटता है, बिल्कुल ही कम, बहुत ही कम घटता है। तो जो परिवर्तन होता है बहुत ही कम होता है। तो अपन क्या लेके चलते हैं, अगर देखा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उस पर ताप का प्रभाव क्या होता है, ताप जब बढ़ाते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। दूसरा चीज क्या होता है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है, इसको अपन अगर देखा जाए तो रेयर टू डेंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके मतलब इसके कंपैरिजन में ये हो गया क्या, ये वैक्यूम ही हो जाए माना जाएगा, तो वैक्यूम को अपन रेयर मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है,
तो जो इसका रेशियो है, ये जो होता है इसका मान, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो होता है वो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। अगर जिस चीज की तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। मतलब जो उसका रिलेशन होता है, जो लैम्डा मींस वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर हम तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कम होने लगता है। इसीलिए जब आप जानते होंगे जो रेड कलर होता है, रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य होती है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जो हमारे 7 कलर होते हैं जब हम पढ़ते हैं उसको, आपको हम बताएंगे इंद्रधनुष के बारे में कौन कौन से हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग नहीं बोल सकते, जो कलर पे डिपेंड हो जाते हैं, बैजा नहीं पीनाला, ठीक है, इसका भी सूत्र भी होता है। तो जो रेड कलर होता है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण जो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए। क्यों होता है, बैगनी रंग के लिए इसलिए होता है, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, आप रिलेशन पूछा जाता है अगर किसी भी कलर के लिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा किस कलर के लिए होता है, तो बैगनी कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने पर निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य जब बढ़ाई जाती है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कम होता है, ठीक है। तो रेड कलर जो होता है उसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, इसलिए उसका निरपेक्ष जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे कम होता है। और बैगनी रंग की जो लैम्डा होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है, सॉरी, इसके लिए उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ये तो हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक का संबंध देखेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक था उसको अपन एक रेशियो पे डिपेंड भी कर सकते हैं। उसको हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। अब देखिए अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध देखेंगे तो एक रेशियो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, उसे ऊपर निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये रेशियो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अब हम देखेंगे अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान, मतलब अगर देखा जाए अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, क्योंकि देखिए अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी अधिक हो जाएगी, तो जिसके कारण जो ओवरऑल देखा जाए तो चाल माध्यम में चाल कम हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, कि देखिए अगर हम किसी वस्तु का अपवर्तनांक बढ़ाते हैं, अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो जो वस्तु है सघन माध्यम में स्थित है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो जो अगर ये निर्वात से माध्यम होगा, इसे सघन माध्यम ले लेंगे तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। मतलब अगर अपवर्तनांक का मान ज्यादा हो गया तो वो डेंस हो जाता है, सघन हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश की चाल कम होती जाती है। अगर जो माध्यम जितना जिसका अपवर्तनांक जो है जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम अपवर्तनांक का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश की चाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब हम अपवर्तनांक का मान बढ़ाते हैं तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, ठीक है। एक और पूछा जाता है, अगर हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब सघन माध्यम में स्थित किसी भी सघन माध्यम में स्थित, एक क्वेश्चन कभी कभी रेलवे वगैरह में पूछ लिया जाता है, सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु की जो वास्तविक आभासी गहराई होती है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। ये चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक वो होता है, फॉर्मूला होता है रेयर टू डेंसर, ठीक है। तो इसका होता है वस्तु की वास्तविक गहराई
वस्तु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आभासी गहराई। आभासी गहराई ये रेशियो होता है, मतलब सघन माध्यम में स्थित, ये हमारा टॉपिक, सघन माध्यम में स्थित किसी वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। इसका एक फार्मूला होता है, अगर आवर्तनांक दिया हुआ है, अगर वस्तु की आभासी गहराई दी हुई है तो वस्तु की वास्तविक गहराई हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर निरपेक्ष आवर्तनांक दिया हुआ है, अगर किसी भी निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है तो माध्यम में से प्रकाश की चाल की हम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला यूज किया जाता है न्यूमेरिकल में ज़्यादातर। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन देख लिया जाए तो अगर पूछा जाए किसी तालाब में एक मछली की आभासी गहराई दिया है कितना, आभासी गहराई दिया है 6 मीटर, और होता है तो वास्तविक गहराई पूछा है, वास्तविक गहराई क्या होगी। ठीक है, अब किस में है, किसी तालाब में एक मछली है, किसी तालाब में एक मछली है। देखिए किसी तालाब में एक मछली है जिसकी आभासी गहराई 6 मीटर है, तो उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी। अब हम जानते हैं कि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए जल का जो अपवर्तनांक होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4/3। ठीक है, 4/3 को हम वस्तु की आभासी गहराई है तो वास्तविक गहराई बटे आभासी x मान लेते हैं, वस्तु की आभासी गहराई को x मान लेते हैं। ठीक है, बटे कितना है 6 कर लेते हैं, 3 2 आ गया, और ये उधर जाके 8 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम बढ़ाते हैं तो उसमें प्रकाश की चाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ाते हैं तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा चीज पूछा जाता है कि अगर आपको किसी निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान दे दी गया और माध्यम में प्रकाश की चाल दे दी गई, अब पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो ये फॉर्मूला से आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन पूछा रेलवे में, बेसिकली रेलवे में ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि जब कोई सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से हम देखते हैं तो वस्तु की जो आभासी गहराई होती है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। इनका एक रेशियो होता है, ये हमारा माध्यम का अपवर्तनांक हो गया और वायु की वास्तविक गहराई बटे वस्तु की आभासी गहराई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी तालाब में मछली है, तालाब में कोई वस्तु है जिसकी आभासी गहराई 6 मीटर है और उसकी वास्तविक गहराई क्या होगा। तो हमें पता है कि जो पानी का जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 होता है, और x मान लिया, वास्तविक गहराई बटे 6 हो गया, तो 3 2 6 कट गया, 4 2 8 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 मीटर, तो वास्तविक गहराई 8 मीटर हो गई। इस प्रकार न्यूमेरिकल डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तब आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। मेरा इसको बताने के पीछे यही इसका तर्क था कि आपको ये क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार के न्यूमेरिकल से आप फैमिलियर रहे, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज द क्रांतिक कोण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे हम आज। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। और रेगिस्तान की मरीचिका फेमस क्वेश्चन है, रेगिस्तान की मरीचिका हो गया, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका हो गया, और हीरे का चमकना, जब किसी भी हीरे को काट देते हैं हम उस देखते हैं हीरा शाइनिंग करता रहता है, उसका किस रीजन के कारण होता है। ये सब रीजन पता करने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आज हम बताएंगे आपको क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रिटिकल एंगल मीन्स क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लाइन हो गई। थोड़ा मेरी ड्राइंग कमज़ोर है तो मैं अच्छे से चीज़ें बना नहीं पाता हूँ, तो आप समझने के लिए बस मैं बना रहा आपको। ये हमारा क्या है, किरणें।
ये किरणें होके रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई, ये हमारा I हो गया, ये हमारा R हो गया, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, जब हम सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, जैसे हमारा सघन माध्यम में स्थित कोण एंगल है, जब हम इसको बढ़ाते हैं तो इसकी संगत अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब हम किसी भी सघन माध्यम में स्थित आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो उसके संगत अपवर्तन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर हम इस कोण के मान को ऐसे ही बढ़ाएंगे, इस कोण को मान को ऐसे बढ़ाएंगे, फिर ये मान ऐसे हो जाएगा, इसी प्रकार फिर बढ़ाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा। तो क्रांतिक तो धीरे धीरे क्या होता है, एक ऐसा कोण हमें प्राप्त होता है जिसके लिए आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण में बना वह कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस ठीक है 90 डिग्री हो जाता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण होता है, क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण होता है सघन माध्यम में, मतलब सघन माध्यम में ये हमारा अगर देख लिया जाए तो ये हमारा डेंसर है, सॉरी ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है, ठीक है। तो सघन माध्यम में बना वह कोण, सघन माध्यम में बना आपतन वह कोण जिसके लिए संगत परावर्तन या ये अपवर्तन कोण बोल सकते हैं, परावर्तन कोण भी बोला जाता है। तो क्या होता है, सघन माध्यम में बना आपतन, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोला जाता है, ठीक है। अब मतलब क्या हो गया, ये कोण बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा एक फेज आया कि जो अपवर्तन कोण होता है वो क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। इतना मतलब कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल बोला जाता है, ठीक है। ये था हमारा क्या, क्रिटिकल एंगल आपको हमने बता दिया। अब हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप हिंदी में मैं बोल रहा हूं, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। इसकी दो कंडीशन होती है, पहले इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन होती है। पहला क्या होती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, कोण से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये दो कंडीशन होती है, जो प्रकाश की चलने की दिशा होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में होनी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश की जो प्रकाश है वो विरल माध्यम में ना जाकर फिर सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। देखिए क्या होता है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे एक ये प्रकाश एक ये हमारी लाइन हो गई, बेस हो गया, जहाँ पे ये डेंसर हो गया, यहाँ पे रेयरर हो गया। तो क्या होता है, अगर ये हमारा अभिलंब डाल देते हैं आपतन बिंदु पर, अगर ये प्रकाश किरण यहाँ से चली, अगर इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू देखा जाए, ठीक है, इसकी जो ये वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू है वो आई जो की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से
जो हमारा क्रांतिक कोण को सी से प्रेजेंट करते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण से अगर बड़ा होता है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाती है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी माध्यम, मतलब कि सघन माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, इसका पहला एग्जाम्पल तो होता है क्या, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जैसे क्या होता है, जब किसी को हीरा होता है, हीरो को हम काट देते हैं तो हीरे में बहुत चमकदार दिखाई देता है। इसलिए होता है कि उसमें प्रकाश के बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बहुत बार, मतलब बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है। दूसरा चीज क्या है, रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका, सॉरी मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका होगी ठंडे प्रदेश। क्या होता है कि मरीचिका समय रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, जिसके कारण वहाँ पे एक आभास टाइप का होता है कि जिससे जो पेड़ होते हैं, पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिससे वो वहाँ लोग बाग जो चल रहे हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे जल या पानी का कोई स्रोत होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए रेगिस्तान में क्या होता है, गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलते चलते धीरे धीरे ऊपर उठती है, तो ऊपर उठते उठते क्या हुआ, हवा ऊपर धीरे धीरे गर्म होती गई तो सघन वो क्या डेंसर हो गया, और वायु की जो नीचे भी परतें होती हैं वो विरल हो जाती है। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें पेड़ वगैरह से चलती हैं तो बार बार उनका क्या होता है, अविलंब से दूर हटती जाती है, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में आती है, तो अविलंब से दूर हटती जाती है। और उसका एक जगह पे ऐसा आता है कि जो आदमी जहाँ पे देखता है तो उसके लिए जो आपतन कोण का मान होता है वो क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो थोड़ा उल्टा प्रतीत होता है। अगर ये हमारा प्रतिबिंब जो होता है उल्टा प्रतीत होता है तो उसी को हमें आभास होता है कि वहाँ पे पानी या कोई जल स्रोत होता है। इसी प्रकार रेगिस्तान की मरीचिका हो गया। अगर कोई कांच है, अगर कमरे की खिड़कियां हैं, खिड़की से कोई कांच टूट जाता है तो उससे भी देखते हैं यहाँ पर चमकदार चीजें आती हुई प्रतीत होती हैं। उसी को अपन ये भी उसका एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, टूटे कांच से आने वाली रोशनी जो होती है, खिड़की से के टूटे कांच से आने वाली जो रोशनी होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और तीसरा होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज आजकल ये जो हमारा फोन वगैरह का नेटवर्क है उसको ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का क्या होता है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता दूं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का सिलेंडर टाइप का, ऐसा कर्व टाइप का बना होता है, जिसके कारण क्या ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए। सुदूर मतलब बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, उसकी एनर्जी पे विदाउट कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि एक प्रकार ऐसे अगर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह बार बार उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, पूर्णांतिक परावर्तन होते हुए उसकी ऊर्जा में कोई हास नहीं होता है, वो एक स्रोत से दूसरे स्रोत में पहुंचा दी जाती है। ठीक है, ये क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ पे किया जाता है, संचार क्षेत्रों में किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए ऊर्जा के बिना कोई ऊर्जा में कोई भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, आजकल जो हमारा मोबाइल नेटवर्किंग है वो ऑप्टिकल फाइबर पे ही डिपेंड होता है, इसलिए हमारा 4G वगैरह 5G आ रहा है तो वो ऑप्टिकल फाइबर पे ही डिपेंड ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसके लिए दो कंडीशन होती है। पहला कि जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम से होकर जाना चाहिए, सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में प्रकाश को जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो क्रांतिक कोण का मान है, क्रांतिक कोण जो आपतन कोण है, जो हमारा एंगल जो है इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण मान से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही परिवर्तित हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हीरे का चमकना हो गया,
रेगिस्तान की मरीचिका हो गई, और जो कांच हम जो खिड़कियों के कांच हो जाते हैं उससे जो दरार पड़ जाती है उससे जो प्रकाश आता है वो चमकीला चमकता हुआ प्रकाश होता है। ये एग्जाम्पल होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम देखते हैं कि आजकल संचार मतलब जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में किया जाता है, संचार क्षेत्रों में किया जाता है, और हमारे शरीर की आंतरिक ऑपरेशन इंडोस्कोपिक में जो ऑपरेशन होते हैं उसका उसमें टोटल जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर उसका यूज़ किया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मतलब क्या बोलते हैं लॉ पे डिपेंड होता है, मतलब उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। आज हम देखेंगे नया टॉपिक, प्रकाश का विवर्तन मीन्स डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन देखेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नॉलेज के लिए तो आप जानिए क्या होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको साउंड का बताया था कि कमरे के अंदर अगर आप बाहर खड़े हैं तो जो बाहर की साउंड कमरे के अंदर आती है तो वो ध्वनि के किस गुण के कारण आती है, तो हमने पढ़ा था कि ध्वनि के विवर्तन गुण के कारण। इसमें कुछ ऐसा रूल्स इसमें भी है, जो हमारा प्रकाश है वो हमेशा सीधी, प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करने का उस पे अंदर गुण होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रकाश जो होता है एक स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, जिसपे घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई थी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का बनना, हमारी परछाइयों का बनना। तो क्या होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश में जब प्रकाश किसी सीधी रेखा में गमन करता है, सपोज दैट ये प्रकाश क्या है सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ठीक है, तो उसके सामने कोई अवरोध आ जाता है, कोई दीवार आ गई, कोई अवरोध आ गई, तो क्या होता है प्रकाश अवरोधों के किनारे से मुड़ जाता है, अवरोधों के किनारे से मुड़ के उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसी गुण को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बोला, इसी गुण के कारण प्रकाश का विवर्तन होता है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो जब सीधी रेखा में गमन करता है तो उसके रास्ते में, उसके पथ में अगर कोई अवरोध आ जाता है या दीवार आ जाती है, तो कोई अवरोध क्या होता है कि अवरोध के किनारे से डाइवर्ट हो जाता है, मतलब अवरोध के किनारों से मुड़कर चलने लगता है, और वो क्या होता है अपनी साइडों में प्रवेश कर जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है प्रकाश का, क्या होता है जब किसी प्रकाश स्रोत पर्दे में तीक्ष्ण छोड़, ठीक है, ये था प्रकाश का विवर्तन। अब हम देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये था हमारा प्रकाश का विवर्तन हो गया। अब हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लाइट को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, तब तक मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके बारे में सोचिएगा कि सूर्य जब उस अस्त होता है, जब उदय होता है, और जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है, तो सूर्य का जो उस आसपास जो कलर लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, दूसरा चीज पानी का रंग नीला क्यों, गहरा नीला क्यों, जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाते पानी जो साफ रहता है उसका कलर नीला क्यों होता जाता है। ठीक है, खतरे का निशान लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आप थोड़ा क्वेश्चन अपने माइंड में रखिएगा, फिर आपको ये मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश का प्रकीर्णन समझाऊंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए हमारे, और वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जेल प्रहरी MP व्यापम का जेल प्रहरी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है, तो एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में अप्रॉक्स होगा। तो ये चीज़ें जनरल साइंस उसमें अच्छा वेटेज रहता है कि एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू।